पीटीआई हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे, लेकिन वो वादा जो अवाम को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो था कि सस्ता घर और अपना घर जो है वो इंसान को मिलेगा, पाकिस्तानियों को मिलेगा, जिसका इंतज़ार भी इसीलिए सब कर रहे हैं। मगर सबसे जो बड़ा वादा था, क्या ये जब तक हुकूमत पूरी हो रही होगी, मुद्दत पूरी कर रही होगी 5 साल, तब तक पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च तो किया गया, जिसके लिए कम आमदनी वाले तबके को रियायती शरह पर कर्जे दिलवाने का ऐलान भी किया गया। अब तक खासे कम हाउसिंग यूनिट्स जो है वो आवाम को दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो 5000 यूनिट्स ज़ेर तामीर भी है। अच्छा, अगर यही रफ्तार रही, अब 2 तरह के मौक़िफ़ इसमें सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ ये आता है जो कि तनकीद हो रही होती है, वो ये होती है कि अगर यही रफ्तार रही तो हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक सिर्फ 1% हदफ जो है वो पूरा हो सकेगा। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि जी आप ये भी तो देखें कितने लोगों ने स्टेट बैंक से रब्ता किया है कर्ज़ों के लिए। देखें, हमने तो अभी बनाने शुरू किए हैं, चूँकि बनाने शुरू किए हैं तो बनाने में तो वक्त लगेगा, तो जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर लोगों को मिल जाएगा। अब अवाम इन दोनों ये जो मौक़िफ़ हैं इनके दरमियान थोड़े से परेशान है कि जी किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या है, आप अगर चाहते हैं स्कीम में शामिल होना कैसे इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तमाम आपके जो सवालात हैं इनका जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तर्जुमान आसिम शौकत साहब स्टूडियो साथ मौजूद। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो हमने आपके सामने कुछ सवालात रखे हैं, आप ये बताएं कि यही रफ्तार जिसकी बात हो रही है जी, अभी तक तो 1500 यूनिट्स मिले हैं सिर्फ आवाम को, 5000 अभी मज़ीद मिल जाएंगे, लेकिन क्या जो ख्वाब था, जो दावा था, वो पूरा हो सकेगा 5 साल दौर में, या ये 5 साल दौर का है ही नहीं? अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा ना रियल पिक्चर आपके सामने रखूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी अलग रखते हैं और जो आपने 2-3 वर्जन्स दिए उनसे भी अलग, कि एक्चुअली सिचुएशन थी क्या और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, ये बात ठीक है, ये हमारा एक इंतखाबी वादा था, हमारा इलेक्टोरल प्लेज था, एंड वी स्टिल स्टैंड बाय इट। बल्कि मैं अगर आपको यूफोरिक साउंड करूं तो मुझे लगता है खान साहब इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे कि हमने एक दफ़ा 50 लाख नहीं 2 दफ़ा 50 लाख घर बनाने हैं। माशाल्लाह रिस्पांस ऐसा है। अच्छा। लेकिन देखें, जिस वक्त आपने बहुत बड़ी इमारत बनानी होती है ना, और बहुत ऊंची और पायदार इमारत, तो आपको बुनियादें ठीक करनी पड़ती हैं, बुनियादों पर टाइम सर्व करना पड़ता है। हमारा रियल चैलेंज ये नहीं था कि ये ज़मीन है, यहाँ घर बना के मैं आपको दे दूँ, इनको दे दूँ, इनको दे दूँ। एक सिस्टम डेवलप करना था। द रियल चैलेंज वॉज टू कम अप विद अ लीगल फ्रेमवर्क जहां पर बैंक्स जो हैं वो गरीब आदमी को भी कर्जा दें। द रियल चैलेंज वाज टू कम अप विद सच अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द कंट्री कि जहां पर जो आपके प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो लैंड डेवलपर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस हाउसिंग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। देखें ना, ज़्यादा घर तब मिलेंगे जब ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा घर तब मिलेंगे जब बैंक ज़्यादा लोगों को कर्जा देगा। अब देखें, पाकिस्तान में जो हाउसिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर जो कर्जा दे रहा था, दैट वाज लेस देन 0.5%, आधा % भी नहीं था। हमारे हमसाया मुल्क में 9% है, डेवलप्ड वर्ल्ड में 20% ऑफ द GDP है। ये चीज़ थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी चीज़ कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, जिसमें बैंक्स थे, जिसमें आप हम जैसे मिडिल क्लास थे, जिसमें एप्लीकेंट्स थे, उनको एक पेज पे ला सके, कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम हो, कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो। इन तमाम चीज़ों को बनाना करना, क्योंकि पिछले 73 साल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हाउसिंग को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दिए जाए। 1 करोड़ घरों की कमी है। इस बेस पे पिछला 2.5-3 साल लेजिस्लेशन करना, अथॉरिटीज़ का क़याम, बैंकों से स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड करना, उसमें टाइम लगा। अब ये फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यक्के बाद दीगरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूं, LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्राश टाउन इस्लामाबाद 4000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, संजानी इस्लामाबाद तकरीबन 2200-2300 अपार्टमेंट बन रहा है, जल्लोज़ई KP के 1500-1600 अपार्टमेंट बन रहे हैं। पेरी अर्बन फर्स्ट फेज़ में 10,000 अपार्टमेंट्स जो है, जो घर है, अपार्टमेंट्स नहीं घरों का इफ्तिताह पंजाब में हो चुका है। और द गुड थिंग इज़ कि हमारी एक नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स प्राइवेट लैंड्स के ऊपर घर बनाएंगे। उसमें अभी तक जो हमें ऑफर आई है, इस ये अप्रूवल के प्रोसेस में है, 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 2200 जो घर हैं वो अप्रूव कर चुके हैं और डेली बेसिस पे ये अप्रूवल जा रही हैं। इतने बड़े स्केल के ऊपर लो कॉस्ट यूनिट और ये हाउसिंग इंडस्ट्री प्रमोट होने जा रही है कि आप देखेंगे कि इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब आ जाएं आपकी पुरानी बात जो आपने बार बार 2-3 दफ़ा कही कि क्या इस हुकूमत में हो जाएगा। देखें, इमरान खान वो आदमी है जो इलेक्शन का नहीं सोचता।
वो अगली नस्ल का सोचता है। इफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द ट्रैक, इट डज नॉट मैटर कि हम अपने टेन्योर में 50 लाख बना पाते हैं या नहीं। अव्वल तो मेरी उम्मीद बहुत अच्छी है कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़े स्केल पे, लेकिन इफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द ट्रैक, इट डज नॉट मैटर हम हुकूमत में हैं या नहीं है। गरीब आदमी को हमारी हुकूमत के बाद भी घर सस्ता मिल जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट। नहीं, फिर भी एक ऐसा तो नहीं है ना, कोई डेडलाइन होती है कि नहीं हमारा फोकस है, हमारा गोल है कि हमने तब तक कंप्लीट करना है, इस तरह ओपन तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, ओपन से ये नहीं है, बात ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेस स्टोरी बनाना है। उसमें यह है कि 1.5 साल से 2 साल के अंदर हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन डेडलाइन देते हैं। जब घर देखे ना, आपने घर बनाना हो, मैंने घर बनाना हो, तो हम कहते हैं जनाब लत्ता कबर चली गई, यानी कार नहीं बनया। तो जब इमरान खान ने घर बनाना है तो कल हुकूमत आई है तो आज 50 लाख घर बन जाए, ऐसे ना किया करें। सरमाए की कमी होती है गवर्नमेंट को, नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट के पास सरमाए की कमी नहीं होती? ये बैंक्स आपने बैंक्स को अंदर कर लिया, अब बैंक से लोन लेना है हमने। अब ये अवाम की आसानी के लिए, क्योंकि हमने जब ये चीज़ें तो खैर काफ़ी होती हैं इसके ऊपर, अवाम ने कौन सा शख्स है जो अपना घर बनाने के लिए लोन ले सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस लोन की किस्तें मैंने कैसे देनी है? अच्छा, क्या पहले दिन से ही किस्त देनी होगी या फिर जब मैं घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तब देनी होगी? ये एक आम आदमी के सवाल है, ये थोड़ा सा प्लीज़। अच्छा, ये एक तो बहुत ही अच्छा आपने इसको किया। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में बैंक्स का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गरीब आदमी को कर्जा दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्या था, या अपने एम्प्लॉयज़ को कर्जा दें और या फिर वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको कर्जा दें। देखें ना, मुझे 2 करोड़ का कर्जा सिर्फ आपको दे देना है, एक फाइल हैंडल करनी है। 2 करोड़ में मैंने 10-10 लाख के 20 कर्जे देने हैं, तो एक हेडेक भी ज़्यादा है, एक मुझे स्टाफ ज़्यादा ट्रेन करना है, कोई नहीं है। बिल्कुल। और अगेन, अब जो मैंने अभी आपको बताया, हाउसिंग फाइनेंस की हमारी हिस्ट्री है कि हम आधा % भी नहीं है। जो इंडिया है या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो तो 20% ऑफ द GDP तक चला गया है, हम आधा % भी नहीं गए। इस चीज़ को मैं बताऊं कि DNA चेंज करना था, बहुत मुश्किल था। फिर बैंक्स को हमने किस तरह इंसेंटिव दिए, मैं ठक आपको 2-3 इंसेंटिव्स बताऊं। नंबर 1, हमने फोरक्लोजर लॉ को इफेक्टिव बनाया। पहले लोग बैंक्स डरते थे कि लोग घर बना लेते हैं कर्जा लेके, जब किस्तें देने की बारी आती है तो अदालत से स्टे ले आते हैं। और आपको पता है हमारा भी निज़ाम में से कम है, 70 साल केस चलते हैं। दूसरी चीज़, हम मार्कअप पे सब्सिडी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को। 11% पे बैंक कर्जा देता है, हुकूमत पाकिस्तान 3% पे दे रही है, बाकी 8% जो है वो सब्सिडी दे रही। बैंक को ये कंसर्न था, ये सब्सिडी का पैसा हमारा पैसा है, कहीं हम हुकूमत के पीछे पीछे ना फिरते रहें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज किया है कि आप हमसे पूछे बगैर क्वार्टरली बेसिस पे हमारे अकाउंट से ये पैसे खुद ब खुद निकलवा सकते हैं। ठीक है, उनकी टेंशन रिलीफ कर दी है। फिर PMRC 40% फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन दे रही है। इस तरह देखें, बैंक को हम ये तरगीब दे रहे हैं। फिर पिनलाइज करने का एक सिस्टम दिया है घरों पे और अमाउंट पे। ये मैं 2 लाइनों में एक्सप्लेन करूं। हमने बैंक्स को कहा है कि आपने 20 लाख रुपए घरों के लिए, हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए कर्जा देना है। अब मजीद इसको प्रोमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ 20 लाख कर्जा दे दिया है, 20 बंदों को 20 लाख देना है, ताकि ये गारंटी रहे कि छोटे और गरीब आदमी को घर बनाने का मौका मिल रहा है। ये तो बड़ा आसान है, मुझे दे दें, मैं घर बना लूंगा। आप कह देंगे हाँ जी मैंने 20 लाख कर्जा दे दिया है। 20 बंदों ने घर बनाना है ताकि गरीब आदमी को घर मिले। अच्छा आसिम साहब, जिस तरह से गरीब आदमी की हम बात करते हैं, उसको ये प्रोसीजर नहीं पता कि हमने अप्लाई कैसे करना है, तो जरा उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि उसने अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, ताकि वो उसको मिल सके लोन भी और वो घर के लिए भी। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा बीच में कर दिया, चले मैं आपका सवाल दे दूं। मैं पहले ना जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट है उसके फीचर भी बताना चाहता हूँ कि उसमें कहाँ कहाँ आपको रियायत मिल रही है और किस तरह का वो मिल रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन के लिए ना अभी तक 20 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, 2 दफ़ा रजिस्ट्रेशन हुई। अब हमारा टारगेट ये है, नंबर 1 डिजर्विंग आदमी को घर मिले। आई एम टॉकिंग अबाउट गरीब आदमी जो है, जिसको लो कॉस्ट यूनिट देना है। एक स्कीम है वो मिडिल क्लास के लिए भी है, उस पर भी बात करते हैं। उसमें हम एक क्राइटेरिया लगाते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग होती है। फिलहाल हम जिस ग्रुप को केटर कर रहे हैं वो है 20,000 से 40,000 के दरमियान, ठीक है, ताकि 20,000 से 40,000 के दरमियान माहाना इनकम वाले को अपना घर मिल सके। उसके बाद फिर हम इसको इंश्योर करते हैं कि किसी ने नादरा में कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी। मतलब आपने मुझे कह दिया कि मैं 40,000 कमाता हूँ, लेकिन आपने 1300 सीसी गाड़ी रखी हुई है, आपके पासपोर्ट के ऊपर 10 फॉरेन ट्रेवल्स हैं, आपके पास निहायत सोफिस्टिकेटेड असले के लाइसेंस हैं, आप नादरा में और पासपोर्ट ऑफिस में एग्जेक्टिव सर्विसेज ले रहे हैं। हम आपको इनकार नहीं करते, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पे आप नीचे आ जाते हैं।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अब बैंक के पास जाते हैं और बैंक ये देखता है कि यहाँ बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है। इन 4-5 प्रोसेसेस के बाद आप बैंकेबल डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं आपने पेशावर में अप्लाई किया है, लाहौर में अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया हुआ है। वहाँ पर जब हमारा, जिस तरह लाहौर में हमारे प्रोजेक्ट शुरू हैं, हमारा इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट शुरू है, पेशावर में प्रोजेक्ट शुरू है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है वहाँ हम आपसे रब्ता करते हैं कि आप बैंकेबल हैं, आपने हमसे रिक्वेस्ट की हुई है, यहाँ घर बन रहा है, आर यू स्टिल विलिंग टू टेक दिस होम। व्हेन यू गिव योर कॉन्सेंट तो इमीडिएटली आपको घर अलॉट हो जाता है और आपके नाम से एक एस्क्रो अकाउंट बन जाता है जिसमें हुकूमत की तरफ से सब्सिडी और तमाम पैसे आ जाते हैं। अब आपका जो सवाल था, आपने सिर्फ अमाउंट जो कि 27 लाख मुकर्रर हुई है अर्बन एरिया में 5 मरले के घर के लिए, ये भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इसका 10% आपने जमा करवाना है, ठीक है। उसके बाद 3 लाख रुपए हर घर पे सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान जमा कराएगी। उसके बाद योर हेडेक इज ओवर, अब आप सो जाएं। जमीन का बनना, प्रोजेक्ट का डिजाइन होना, इमारत का बनना, फिनिशिंग होनी, A to Z ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और नैफडा इसको मॉनिटर करेगा। वंस योर हाउस इज कंप्लीटेड, वंस यू आर शिफ्टेड इन योर होम, देन बैंक विल कम टू यू कि और आप पहला इंस्टॉलमेंट उस वक्त देंगे जिस वक्त आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़, 20 से 40 हज़ार के आपने लोगों की बात एज ऑफ नाउ, हाँ उसकी हम बात करते हैं। वो 20 से 40 हज़ार पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो उनकी इनकम जो है कहीं पर पता ही नहीं लग रहा है कि ये इनकम है कि नहीं, कहाँ से आ रही है। अगर रिक्शा चलाने वाला है वो बेचारा कैसे बताएगा कि मेरी 20,000 इनकम है, 25,000 है, उसको कैसे चेक किया जा रहा है? कोई उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है। आई मस्ट अप्रिशिएट जी, ये भी आपने एक बड़ा कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी यही कंसर्न था कि एक बहुत बड़ा जो चंक है अवाम का, वो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल इनकम सेक्टर ना। आपका मोची है, रिक्शा चलाने वाला है, डेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है, सब्जी फरोश है, वो सब कुछ ना कुछ बेचारे कमाते हैं और सबकी ख्वाहिश और हक दोनों हैं कि उनको घर मिले। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नैफडा ने बड़ी एफर्ट के बाद एक मैकेनिज्म डिफाइन किया जिसे कहते हैं प्रॉक्सीज एंड एसेट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है वो किराए के घर में रहता है और पिछले 10 साल से वो अपने घर का किराया दे रहा है, तो आप इसको जज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कि भाई कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं ना कि ये अपने घर का इतना किराया दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के 3 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप स्कूल की फीसों से जज कर सकते हैं के बिल कि कहीं ना कहीं से यूटिलिटी बिल्स हैं, वेरी गुड। इस तरह आपके घर में कोई परचून की दुकान है जिसका माहाना खर्चा जाता है, तो ये वो 4-5 इसे कहते हैं प्रॉक्सीज, जिस पे आप एवेलुएट कर सकते हैं कि ये आदमी जो शायद इतना बैंकेबल नहीं है, वो इतना बैंक में तो नहीं जाता लेकिन कहीं ना कहीं से कमाता जरूर है और ये प्रूफ है। इस तरह अगर आपका कोई एसेट है, कोई जद्दी एसेट है, ठीक है, आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है, आपकी कोई पुरानी पेरेंट्स ने कोई छोड़ी है, वो एसेट भी आपकी एक उसमें स्ट्रेंथ में काउंट हो सकता है और आपको कर्जा मिल सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गया जो आपने पूछा कि जी बिल्कुल बेचारे गरीब आदमी है। अब आप जैसे लोग भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, घर तो हमें भी चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, एक अच्छी तनख्वाह लेते हैं, 40,000 से ऊपर है, लेकिन क्या लाख रुपए महाना लेने वाला यकमुश्त करोड़ रुपए का घर बना सकता है? उसके लिए टीयर 2 और टीयर 3 डिफाइन किए गए हैं। टीयर 2 में आप 5 मरले के घर के लिए सब्सिडाइज्ड मार्कअप पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 60 लाख रुपया मिल सकता है 5% पे, और अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है 7% पे, ठीक है। तो ये आसानी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के फजल से अच्छी तनख्वाह लेते हैं लेकिन एकदम इतना कैपिटल नहीं रख सकते और मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, ताकि उनको भी घर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो प्लॉट खरीद के घर बना लें, प्लॉट नहीं है, प्लॉट है, वो अपने प्लॉट के ऊपर घर बना लें। उनको कोई बना बनाया घर पसंद आ गया है, कोई बना बनाया अपार्टमेंट आ गया है, उसको मॉर्गेज करवाएं। देखा ना, मॉर्गेज की फैसिलिटी पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस कराई गई है वेस्टर्न वर्ल्ड के उसके ऊपर कि आप आएं और अपने घर बनाएं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और बड़ी अहम गुफ्तगू थी, लोग सुनना चाहते हैं। यकीनन आपको इससे जो है फ़ायदा पहुंचा होगा इस गुफ्तगू से, और जो वो है 15 साल 20 साल का वो टाइम है, आप 10 साल 15 साल 20 साल आपकी मर्जी है आप कितनी देर में वो लोन वापस करना चाहते हैं, जो हम टीयर 2 टीयर 3 की बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला है इकरा स्पेशल जो है टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का क़याम मुल्क में नॉलेज इकॉनमी की जानिब एक अहम कदम है। अच्छा, ये जोन्स जो है मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और बरामदात के इजाफे में मदद फराहम करेंगे। टेक्नोलॉजी जोन्स का जो क़याम है वो आलमी सतह पर मुआशी तरक्की का बायस भी बनेगा। अच्छा, मुल्क में जो हैं वो 50 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए जाएंगे, लेकिन इनका आगाज़ इस्लामाबाद और सूबाई दारुल खुलाफों से किया जा रहा है, जिसके
बाद हम देखें मर्दान है, हरीपुर है, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। अच्छा, इनके क़याम से नौजवानों को रोज़गार और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने का मौका भी मिलेगा, जबकि टेक्नोलॉजी जोन जो है पाकिस्तान की आला टेक बरामदात बढ़ाने में मदद भी फराहम करेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी आमिर हाशमी साहब। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के क़याम की हम बात कर रहे हैं, इसका सर मकसद क्या है और इसका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कितना अहम किरदार होगा? जो टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये कोई इंशाल्लाह 10 बनाएंगे साल में जो खुल जाएंगे। और इनका जो मेन पर्पस है कि जो हम नॉलेज इकोसिस्टम कहते हैं एक कंट्री का, या नॉलेज इकोनॉमी जो कहते हैं जी, जो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज में, वेस्ट में तो 60-70s में शुरू हुआ था, एशिया में ऑफ कोर्स 80s और 90s और लास्ट 20 इयर्स में बहुत टेक ऑफ हुआ। पाकिस्तान ज़रा इसमें लेट हुआ है। और उसमें होता क्या है कि आपके जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनोवेटर थिंकर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं और रिसर्च लैब्स होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज भी होती हैं मगर बड़ी लार्ज कंपनीज भी होती हैं, बाहर से कंपनीज बहुत आती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स आते हैं। और जो स्टेट होता है उस जोन को स्पेशल लेजिस्लेशन देता है कि वो जल्दी से जीडीपी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये माशाल्लाह अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी ऑर्डिनेंस, अभी थोड़ी देर तक एक्ट भी बन जाएगा, टीम भी हो गई है, लैंड पार्सल्स गवर्नमेंट ने सिलेक्ट भी कर लिए जो अवेलेबल थे हर प्रोविंस में, इस्लामाबाद में भी। और वहाँ ये सारा हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम एक ही जगह में प्रोडक्ट्स भी डेवलप करता है, सर्विसेज भी डेवलप करता है। जिस तरह से आप बात कर, आप तो इस अथॉरिटी के पहले चेयरमैन हैं, तो इस अथॉरिटी को बतौर एक इदारा आप कहाँ देखना चाहते हैं? इन द फ्यूचर तो शॉर्ट टर्म हम कहेंगे, एक साल में अगर शॉर्ट टर्म हम देखें, इंशाल्लाह इस साल चाहेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन तक कोशिश करेंगे लाने की इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। और इनको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, दिस विल कम फ्रॉम वेरी लार्ज $1 बिलियन कंपनीज जो पाकिस्तान में कभी आई नहीं टू सेट अप देयर रिसर्च सेंटर्स या शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स या डेटा सेंटर्स। वो हम पाकिस्तान इनवाइट नहीं कर सके। और क्यों आएंगी? ये जो इंसेंटिव्स दिए हैं हमने फॉरेन कंपनीज को, वो इतने लुक्रेटिव हैं कि हम कंपीटिंग रीजन में हमारे सबसे अच्छे, गवर्नमेंट ने इतना इंसेंटिवाइज करे इन लार्ज कंपनीज को, वो आके पाकिस्तान में सेटअप करे। ठीक है, आमिर हाशमी साहब बताइएगा, टेक्नोलॉजी जोन्स इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ तामीर किए जा रहे हैं और सीपैक और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का आपस में क्या ताल्लुक है? सीपैक तो ऑफ कोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसमें अपने पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। जोन्स में SEZ जो होता है उसमें डिफरेंस है। SEZs आर फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप अगर स्टील प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, आप अगर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं व्हीकल्स की, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल होती है उसमें आपको जगह भी और चाहिए होती है, उसमें मशीनरी बड़ी डिफरेंट होती है। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट। टेक्नोलॉजी जोन्स आर स्पेशलाइज्ड। और जो हमने मॉडल बनाया है पाकिस्तान में, वी ऑफ कोर्स स्टडीड, जो वेस्ट में भी होता है, आपने सिलिकॉन वैली का भी सुना होगा, आपने और कंट्रीज के एग्जाम्पल सुनेंगे, मगर जो हमने लिया है वो है सिटी ऑफ शेंज़ेन मॉडल एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कोरियन मॉडल्स। मॉडर्न हिस्ट्री में उनने बड़ा टेक ऑफ करा है। सो सीपैक में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगा और इसमें भी STZs पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो बता दीजिएगा सर कि क्या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तर्ज पर काम करेंगे? नहीं, डिफरेंट होंगे ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाइक मैंने अभी एक्सप्लेन करा था आपको कि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड है। उनका लैंड मास भी होता है, उनके जो डिफरेंट एनवायरनमेंट भी होती है, बिकॉज
प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और मशीनरी हैवी होती है। टेक्नोलॉजी में आपका सेटअप डिफरेंट होता है। टिपिकल आईटी वर्कर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स होते हैं, तो डिफरेंट स्कोप होता है, बट बोथ हैव स्पेशल लेजिस्लेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड पाकिस्तान में भी ये दोनों SEZs को भी स्पेशल लेजिस्लेशन मिली है और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के भी लेजिस्लेशन मिली हुई है। ठीक है, डिफरेंट स्कोप होता है। इसका बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने बातचीत की। हमें यहाँ पर लेना एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।